हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लासेस चल रही हैं पीवाईक्यू के लिए, तो ये आज हमारी 11th क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेस और आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। हमारा टारगेट है 133 शिफ्ट में जितने जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा हमारा। ठीक है, और एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो फॉलो कर रहे हैं मुझे। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं तो एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं भाई, जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो जितने भी क्वेश्चन हुए थे 133 शिफ्ट में, मैं वो सारे कराऊंगा। उसका हमारा टारगेट है। तो ये 11वीं शिफ्ट का सॉल्यूशन रहेगा 40 क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। और क्लास कैसी लग रही है आपको तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई। और जिस भी बच्चे को एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चंस देखने हैं सीजीएल का, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो वो भी देख सकते हैं। 2024 का मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है प्री का। ठीक है भाई। तो ये हमारी क्लास 9th है। वैसे जो शिफ्ट का सॉल्यूशन है वो 11 शिफ्ट का सॉल्यूशन रहेगा। इससे पहले 10 शिफ्ट आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। और आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप इसका जो है उपयोग करिए भाई। जिसके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकता है। ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है जितना वो रिक्वायर्ड हो। एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं अंधाधुंध बस पढ़ते जा रहे हैं नया 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 नहीं। पीवाईक्यू पढ़िए, एनालिसिस करिए, पैटर्न देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे 2021 में, क्योंकि लास्ट जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में ही हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अभी एग्ज़ाम होगा 2025 में आरआरबी एनटीपीसी का। तो हमारे पास जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उससे हम एनालिसिस कर लेंगे और उसी पैटर्न को पकड़ते हुए चलेंगे हम। ठीक है। तो इसके अलावा आप एसएससी के जो पीवाईक्यू हैं उन्हें भी देख सकते हैं। उससे भी आपकी जो है जीके अच्छी हो जाएगी। जितना आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उससे क्या है कि आपका स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जितनी शिफ्ट में पेपर होगा रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते ही हैं। ठीक है भाई। तो स्टेटिक बदलेगा थोड़ी ना, करंट ही बदल सकता है। तो करंट छोड़ देना, मैंने बता भी रखा है सीरीज़ में कि जोन सा इंपॉर्टेंट है या जो हम छोड़ सकते हैं क्वेश्चन जिसको नहीं पढ़ना हमें, बस। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए भाई, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, क्योंकि इससे पहले रीजनिंग का या मैथ्स का कोई क्वेश्चन होगा तो बीच बीच में जीके जीएस रहती है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। एक साथ नहीं रहता जैसे एसएससी में सीधे 25 के 25 क्वेश्चन एक साथ रहते हैं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। तो 40 क्वेश्चन रहते हैं एक शिफ्ट में, तो मैं 40 के 40 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ये हमारी 11वीं शिफ्ट है। इससे पहले जो है 10 शिफ्टों का मैंने करा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, भारत के जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो इन्होंने पूछा है, 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था और 2019 में फॉर्म भरे गए थे। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था। तो 46वें जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। अब आपसे 46वें की जगह 51वां पूछ सकता है। 11th जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मुख्य न्यायाधीश, तो ये हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा बनी थी जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहले अध्यक्ष यही बने थे। और जो है ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इससे पहले सचिदानंद सिन्हा बने थे, जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये टेम्पररी बने थे, टेम्पोररी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट किया था राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति थे, तो इन्हें इसलिए जो है टेम्पररी संविधान सभा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो वित्तीय जो है साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित जो है पहल है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह भाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा संचालित है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है। तो ये बनी कब थी, तो 1934 के जो, ठीक है, आरबीआई एक्ट आया था के अनुसार ये बनी थी 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक होती है भाई ये, सेंट्रल बैंक कंट्री की। ठीक है, कंट्री की, हमारी कंट्री की ये सेंट्रल बैंक है आरबीआई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करती है आरबीआई, ठीक है। रेपो रेट वगैरह कितना रखना है वो आरबीआई डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन कितना रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो बैंक रेट वगैरह होते हैं तो ये आरबीआई ही डिसाइड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरोरा जो एटॉमिक विद्युत केंद्र है वो कहाँ है, तो ये है भाई उत्तर प्रदेश में। तो नरोरा से आप याद रख सकते हैं यूपी, यूपी में नरोरा। तो नरोरा परमाणु जो है विद्युत केंद्र, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, एटॉमिक पावर स्टेशंस पूछ रहा है ये, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट परमाणु विद्युत केंद्र हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत पे ध्यान देना, अलर्ट हो जाना है देखते ही, ठीक है। अभी सीधा जाओ और ऑप्शन पहला ही सही लगे, तो सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है यहाँ पे। तो पेमेंट बैंक के संबंध में पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो वो वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। नहीं भाई, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वही क्रेडिट कार्ड जो है इशू कर सकते हैं, तो पेमेंट बैंक नहीं कर सकते भाई क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कमी लाने के लिए जो है भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपको बताना है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर जो है मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ये भारत और फ्रांस का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो डूरांड रेल नहीं है, रेखा है। डूरांड जो लाइन होता है किन दो देशों को विभाजित करती है, तो डूरांड अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो है विभाजित करती है, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इंडिया और चाइना के बीच है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, इसकी जो सबसे लंबी सीमा लगती है, लैंड बॉर्डर जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो ये 4096 जो है किलोमीटर के करीब है, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखनी है, डूरांड जो रेखा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ लाइन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये संयुक्त राष्ट्र यूएन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है भाई। यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, याद रखना है आपको। तो ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो हेडक्वार्टर है और ये कब बने थे इनका आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया, तो माधवी कुट्टी का प्रयोग किया। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, जिनके बारे में ये बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो भाई आपको अगर ऐसे क्वेश्चन ना आए तो स्किप कर दें, बिल्कुल भी उसे छेड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो गलत होने के चांस पूरे हैं, नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो इस पे भाई चांस लेना थोड़ा बनता नहीं है, क्योंकि ये गलत होने के चांस ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है, तो ये 1000 रुपये है भाई। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य जो मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि है तो 1000 रुपये है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जो योजनाएं हैं, डियर लर्नर्स, जो योजनाएं हैं उनका आपको जो है लॉन्च डेट, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना और अमृत मिशन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे मनरेगा ये कब आई थी, तो लॉन्च डेट पूछ रहा है भैया आपसे, तो प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछता है ये, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सारी चीज़ें तो नहीं है, बस आपको लॉन्च डेट ज़्यादा ध्यान रखनी है।
मोस्टली यही पूछता है कि कब जो है लागू करी गई थी, मतलब लॉन्च कब करी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी एक एजेंसी नहीं है इनमें से, तो ये रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी इसकी जो है एक एजेंसी नहीं है संयुक्त राष्ट्र की। तो बाकी तीनों एजेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन। WHO का हेडक्वार्टर है विश्व एवं स्वास्थ्य संगठन, WHO इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो CF एंड्रयूज। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और हर एक शिफ्ट के हम सारे क्वेश्चन करेंगे डियर लर्नर्स। ठीक है, आपका PYQ एक भी नहीं बचेगा। जितने भी RRB NTPC में PYQ आए हैं, RRB NTPC में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डियर लर्नर्स, ध्यान से सुने, एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है आपका GK GS का, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी बताऊंगा। तो आपको PYQ की तो टेंशन जीरो हो जानी चाहिए। SSC के सारे PYQ करवा रखे हैं मैंने, SSC CGL के, वो भी आप देख सकते हैं। आपके लिए मेहनत की जा रही है भैया, आपका जो है काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। आपको दूसरे को देख के जलना नहीं है भाई, बिल्कुल भी। आपको सहायता करनी है दूसरे की भी ताकि उन्हें भी हेल्प हो। ठीक है, आप बुक लेंगे PYQ की तो यहाँ पे वो यही वाला सब कुछ बुक में दे रखा होगा, तो आप यहाँ से 1.5 2x की स्पीड पे भाई कर लें अपना रिवीजन। और क्या है यार, आप सबके लिए ही है ये। बहुत ज़्यादा भी टाइम एक सब्जेक्ट पे नहीं देना है, अपना पढ़ो, जल्दी से पढ़ के ख़त्म करो, एग्ज़ाम निकालो। बहुत ज़्यादा नॉलेज मत लो, नॉलेज के पीछे भागोगे बहुत ज़्यादा तो भाई एग्ज़ाम रह जाएगा। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है। आपको ये एक बिल्कुल सत्य है कि जितना आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, रिवीजन ज़्यादा करेंगे, उतने आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस हैं। अगर आप हर डेली के डेली नया 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 पढ़ोगे तो रिवीजन कब करोगे भाई? एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसलिए PYQ को देखते हुए और सिलेबस को एनालिसिस करते हुए, पैटर्न को पकड़ते हुए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। GS में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है भाई, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं ये मोस्टली। तो आपको एरिया पता होना चाहिए, अच्छा इस एरिया से पूछ रहा है तो मैं उस एरिया से तैयार कर लूँगा बस। और PYQ रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है डियर लर्नर्स, चलो बहुत हो गया भाषण, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो ये कृष्णदेव राय हैं भाई, विजयनगर राजवंश के शासक हैं, ये शासक थे। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डैश W/kg के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों की उत्पादन को मंजूरी दी है। 1.6 जो है W/kg। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं भाई क्या है। और संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है ये, SSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये रिपीट होता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो जस्ता इसका आंसर है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। तो आप ना ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है, देखो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो क्रोमियम तो होगा नहीं, रेडियम भी नहीं होगा, टीन में और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो टीन होता नहीं है। तो यही है भाई इसका जस्ता, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो यह है मानस, जो है इसमें शामिल नहीं है। जैव संरक्षण क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल इनमें से ये नहीं है मानस, बाकी तीनों शामिल है, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए नंदा देवी कहाँ है और सुंदरवन कहाँ है और मन्नार की खाड़ी कहाँ है। मानस है भैया आपका आसाम में। आपको नहीं पता तो एक बार देखिए, गूगल करिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ कहाँ पे हैं ये। सुंदरवन मैं बता देता हूँ आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
तो आपको दोनों बताने, और ये भी बता देता हूँ मैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ है। तो ये साउथ इंडिया में, इधर इसके बीच श्रीलंका और इंडिया के बीच पड़ती है, ये यहाँ पे, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और अब आपको बताना नंदा देवी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार गूगल करो और देखो नंदा देवी जो है नेशनल पार्क कहाँ है, तब आपको पता चलेगा और याद भी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देख लेते हैं। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये दिशा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो आपको ऐसे याद रखना है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड कोई अगर पोर्टल लॉन्च किया है तो किसने लॉन्च किया है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डियर लर्नर्स, आपको एनर्जेटिक रहना है और देखिए जल्दी जल्दी और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है और अपने पोटेंशियल का सदुपयोग करना है। अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसको खुद देखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको किसी को देख के कंपैरिजन नहीं करना है, अपने मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से लगाओ। और मार्क्स ठीक है, मॉक टेस्ट में कभी कभी ऊपर नीचे आ जाते होंगे, लेकिन आपको लगाते रहना है। हफ्ते में 2 3 1 जितना भी हो सके आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और जीके सबसे ज़्यादा जितनी याद होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जीके वो क्वेश्चन के थ्रू याद होगी। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे, पीवाईक्यू के, मॉक टेस्ट के, कहीं भी क्वेश्चन मिले लगा दो जीएस के। और मेन बात है कि आप अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको जो है रिपीट, अगर कोई क्वेश्चन हो गया तो रिपीट तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वॉशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये है अभय के। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी है भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं साउथ इंडिया में, ये और ये जो है वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, जहाँ पे मिलते हैं ये नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखनी है। शिवालिक भाई यहाँ नॉर्थ इंडिया में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, देखो इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पे 3 रेंज होती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों किसका, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद होती हैं जो है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय और देन शिवालिक। तो शिवालिक रेंज यही है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है भाई। तो अमरकंटक एमपी में, मैकाल भी यहाँ पे। तो मैकाल जो है ये सतपुरा रेंज है, जो सतपुरा रेंज एमपी के आसपास, इसके यहाँ तो होती है विंध्यांज और यहाँ है सतपुरा। तो सतपुरा का जो ईस्टर्न मोस्ट जो पहाड़ियाँ हैं ये है मैकाल, और जो विंध्यान रेंज है ये है कैमूर रेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है भाई। मैपिंग भी करा दूंगा मैं आपको, जिस दिन टाइम मिलेगा एक क्लास ले लूँगा मैपिंग की। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी मुखी का नाम क्या है? तो ये है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में है ये बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। तो आपको ऐसे थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है भाई, फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। तो किस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है? तो तत्व है, उसकी परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन के बराबर होती है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो तुमने पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आपको डीपीएसपी के बारे में पता होना चाहिए, और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, किस देश से लिए गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, किस देश से ली गई हैं, ठीक है भाई। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं आयरलैंड से, यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फेडरल सिस्टम कनाडा, कनाडा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है आपको। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में आती है।
कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था आई थिंक 1928 में, तब इन्हें, ठीक है, एक बार ये ईयर देख लें कब हुआ था। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली सत्याग्रह जब हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके सतलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो 3 माइल जो है आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, नहीं ये गलत है भाई। 3 माइल जो है आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर ये टोक्यो में नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, गलत पूछा है इनमें से। तो ये तीनों भी याद रख लें, आने वाले एग्जाम्स में इन तीनों में से सही पूछ सकता है, तो ऐसे भी पढ़ना होता है हमें ऑप्शंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था यूएन वीमेन का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनीता भाटिया को किया गया है भाई। तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था भाई, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, वैसे पूछेगा नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि तब के करंट अफेयर्स भाई बना दे वो तो ऐसा आपको देखो 2019 का करंट अफेयर्स अभी तो काम का है नहीं, तो 3 साल पुराने पूछ सकता है अगर कोई अपॉइंटमेंट। देखो अपॉइंटमेंट अगर किसी की हुई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी, देखिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर उसमें किसी इंडियन की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। या फिर देखिए किसी जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, ठीक है, एमिनेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अगर कोई जो है पर्सन अपॉइंट किया गया है हेड, तो भी आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे पढ़ना है। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ये कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिक्टो ऐसे कैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गल्प उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है? तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है भाई, गल्प उपन्यास जो है निर्मला, निर्मला है इसका नाम, तो मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन जो है एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है। तो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के CEO हैं ये, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक। अब तो इसका नाम भाई मेटा डेटा हो गया है, मेटा डेटा, मेटा कंपनी, ठीक है भाई, मार्क जुकरबर्ग है इसका आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती है? तो ऑक्सीन, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो टॉड जो है ये उभयचर, जो पानी और जो है पृथ्वी दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है, जल और पृथ्वी पर। तो टॉड है ये, कबूतर, बिल्ली, कछुआ, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बट इसका आंसर है टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो है भाई। देखो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, उनके पास जो डिपॉजिट आता है, तो डिपॉजिट में देखो वो ना कुछ जो है अमाउंट स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखते हैं। मान लो उनके पास 100 रुपये हैं, हैं? तो 100 रुपये वो भाई लिक्विडिटी जो है 100 रुपये में से कुछ पैसे वो जो है लिक्विड जो है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखेंगे। जैसे मान लो 20 रुपये रख लिए, बाकी 80 को लोन वगैरह में दे सकते हैं वो, इसे बोलते हैं स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जिसे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रख सकते हैं, बॉन्ड में रख सकते हैं, जो आसानी से लिक्विड बन जाए, मतलब जिसे कन्वर्ट किया जा सके मनी में, ठीक है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी। तो बहुत जल्दी जो आपके पास गोल्ड है तो उसे आप सीधा जल्दी से जल्दी वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मनी में, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी जो है गुड्स है हमारे पास। तो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यही है कि लिक्विड में 100 रुपये का आपके पास डिपॉजिट आए, कस्टमर्स ने जमा किए बैंक में, तो बैंक उसमें से कुछ पैसा जो है SLR के फॉर्म में रख देगा। मान लो 20 हो सकते हैं। इसे डिसाइड कौन करता है? तो RBI के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है अमाउंट की, एक बैंक को कितना पैसा SLR में रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन वगैरह कम कंट्रोल होती है। जब देखो, जब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बताता हूँ,
देखो किसी बैंक ने मान लो 100 रुपये आए, किसी बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक है और उसके पास 100 रुपये आए डिपॉजिट में। अब उसमें से जो उसके पास पैसा है जितना, उसमें से अगर उसने एसएलआर के रूप में 20 रुपये रख लिए, तो 80 को तो वो लोन पे दे सकता है ना। अब जब एसएलआर हमारा बढ़ जाएगा तो 40 कर दिया मान लो आरबीआई ने, एसएलआर आरबीआई ने, तो अब लोन का जो अमाउंट होता है उसे देने के लिए तो कम है बैंक के पास, तो 60 रुपये ही लोन में दे सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देगा जो है बैंक, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देगा तो लोग खरीदेंगे कम, लोन कम लेंगे, तो फिर क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से जो है आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। एक एसएलआर होता है और दूसरा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, एक और है इसके साथ जिसकी वजह से जो है आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन वगैरह को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, ठीक है, किसका था क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन था भाई। बीच बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपको इग्नोर करना है इन क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खोज पर जो है स्टैमफोर्ड रेफ्लक्स जो है द्वारा की गई है। तो निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रिफ्लेक्स द्वारा की गई है, सर स्टैमफोर्ड रिफ्लेक्स रेफ्लेक्स। तो सिंगापुर की खोज सर स्टैमफोर्ड रेफ्लेक्स द्वारा की गई है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं बट फिर भी आप ध्यान रख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस एक बार आपको पढ़ के अगर आप ऑप्शन में दिख जाए ना तो आप कर दोगे, आपकी जो मेमोरी क्रिएट हो जाती है एक बार पढ़ लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से जो है कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। तो ये स्कैनर है भाई, जो आउटपुट उपकरण नहीं है, नहीं नहीं पे ध्यान देना है और अलर्ट हो जाना है, अलर्ट। ठीक है भाई, अलर्ट हो रहा है भाई स्पेलिंग में। तो कंप्यूटर का जो है इनमें से आउटपुट कौन सा नहीं है, तो स्कैनर नहीं है, स्कैनर भाई इनपुट है भाई। बाकी प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर, ये तीनों जो है आउटपुट हैं। देखो हमने कोई इनपुट दी कंप्यूटर में, मॉनिटर क्या करेगा, दिखाएगा हमें तो रिजल्ट। और प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर हमने प्रिंट की कमांड दी तो प्रिंटर प्रिंट बाहर निकालेगा, तो ये भाई आउटपुट है। प्रोजेक्टर हमें दिखाएगा, ठीक है, कमांड देने के बाद। इसका जो आंसर है वो है स्कैनर, इनपुट डिवाइसेस स्कैनर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो ये भारती था भाई, तो 2012 में स्थापित किया था, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, 15 अगस्त 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे भाई, JB कृपलानी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 15 अगस्त जो है 1947 को JB कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से जो है बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। तो भारत और भूटान बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो भारत में देसी भाषा जो है प्रेस अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था। तो ये लॉर्ड लिटन ने किया था भाई, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे हमारे देखिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, तो क्लास कैसी लगी आपको, अपने रिव्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बताएं क्लास कैसी लगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित क्लासेस से। ये हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं जो है शिफ्ट है। टोटल हमारी 133 शिफ्ट हैं और हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे 133 के 133 शिफ्ट में। ठीक है भाई, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं PYQ का रिवीजन करने के लिए। जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।